दोस्तों, आज का दौर ऐसा आ गया है कि किसी पर भरोसा करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई है जिसमें दो परिवारों की किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि एक परिवार किसी तरह ठीक ठाक बच गया, जबकि दूसरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या वाकई इंसान के दिल से प्रेम, दया और करुणा जैसी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? यह कहानी सुनने के बाद शायद आप भी अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का हर एक पहलू सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के गदग जिले से। गदग के चन्मा सर्कल के पास दशर ओनी नाम का एक इलाका है जहां एक परिवार रहता था। यह परिवार था प्रकाश बाकले, उनकी पत्नी सुनंदा बाकले और उनका बेटा कार्तिक बाकले। बाकले परिवार इलाके में बेहद रुतबेदार और संपन्न माना जाता था। प्रकाश बाकले गदग बेड़ागिरी सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे और उनकी पत्नी सुनंदा भी सरकारी नौकरी में थी। इस परिवार के पास न सिर्फ भरपूर धन दौलत थी बल्कि जमीन जायदाद और सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। यह परिवार 2 मंजिला आलीशान मकान में रहता था। लेकिन 17 अप्रैल 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की खुशियों को पल भर में छीन लिया। उस दिन कार्तिक की सगाई थी। घर में रौनक थी, रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लगी हुई थी। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा था। सगाई की रस्मों के बाद धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और मेहमान अपने अपने घर लौट गए। 16 अप्रैल की शाम तक वाकले परिवार के घर से अधिकांश मेहमान जा चुके थे। जो रिश्तेदार दूर के थे वे वाकले परिवार के घर पर ही रुक गए। 18 अप्रैल की सुबह होते होते ये लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन अब घर में बस एक परिवार रुक गया था, हदीमनी परिवार। इस परिवार में थे परशुराम हदीमनी, उनकी पत्नी लक्ष्मी हदीमनी और उनकी 16 से 17 साल की बेटी आकांक्षा हदीमनी। 18 अप्रैल की शाम तक घर में कुल 6 लोग थे, 3 बाकले परिवार के और 3 हदीमनी परिवार के। हालांकि हदीमनी परिवार भी उसी दिन जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ समस्या के कारण उन्हें वाकले परिवार के घर पर ही रुकना पड़ा। रात के वक्त सभी ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। हदीमनी परिवार के तीनों सदस्य फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में सो रहे थे, जबकि वाकले परिवार ग्राउंड फ्लोर पर था। प्रकाश बाकले और उनकी पत्नी सुनंदा एक कमरे में और उनके बेटे कार्तिक दूसरे कमरे में सो रहे थे। समय होता है आधी रात का। 18 अप्रैल 2024 खत्म हो चुकी थी और तारीख 19 अप्रैल शुरू हो गई थी। रात के करीब 2:15 का वक्त रहा होगा जब प्रकाश बाकले की नींद खुलती है। उन्हें वॉशरूम जाना था तो उन्होंने सुनंदा को बताया और उठकर चले गए। लेकिन सुनंदा की भी नींद खुल चुकी थी। दोनों पति पत्नी जाग रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। पैरों की हलचल की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर घर में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। प्रकाश बाकले और उनकी पत्नी सुनंदा जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके कमरे का दरवाजा बस हल्का सा भिड़ा हुआ था, न तो लॉक लगा था न ही सिटकनी चढ़ाई गई थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या ख्याल आया कि वे बाहर जाकर देखने की बजाय तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं, सिटकनी चढ़ा देते हैं, दरवाजे को लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद वह खौफनाक शोर अचानक थम जाता है। पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की पैरों की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई लोगों के चलने की लग रही थी। कुछ ही पलों में वे लोग प्रकाश और सुनंदा के कमरे के दरवाजे पर आ जाते हैं और खटखटाना शुरू कर देते हैं। खटखटाने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। प्रकाश और सुनंदा दोनों डर से कांपने लगते हैं। घबराहट में वे जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देने लगते हैं, मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। उधर दरवाजा खटखटाने वाले अब दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन दरवाजा मजबूत था, इसलिए खुल नहीं पाया। आखिरकार जब उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो वे लोग वहां से भाग जाते हैं। प्रकाश और सुनंदा की चीखें सुनकर पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ का अंदेशा होता है। वे भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर घर में हो क्या रहा है। प्रकाश बाखले ने तुरंत गदक टाउन पुलिस स्टेशन को कॉल किया और घर में घटी सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे घर में कई लोगों के चलने की आवाजें आईं, फिर अचानक चीखने चिल्लाने की गूंज सुनाई दी और उसके बाद उनके रूम का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। यह सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद घर में चोर या बदमाश घुस आए हैं। पुलिस टीम तुरंत वाकले परिवार के घर पहुंची। उनके साथ कुछ पड़ोसी भी थे जो इस अजीब घटना से परेशान होकर बाहर निकले थे। घर के अंदर चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस ने अंदर प्रवेश करते ही आवाज लगाई, किसी ने पुलिस को कॉल किया था? यह सुनते ही प्रकाश बाखले ने अंदर से जवाब दिया। उनकी आवाज डरी और कांपती हुई थी। पुलिस प्रकाश और सुनंदा को दिलासा देती है कि अब वे सुरक्षित हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। प्रकाश और सुनंदा दरवाजा खोलते हैं और घबराए हुए बाहर आते हैं। पुलिस से बातचीत के बाद घर का मुआयना शुरू होता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की लाइट्स ऑन की जाती हैं और पुलिस हर कोना ध्यान से चेक करती है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई संदिग्ध चीज नहीं मिलती। इसके बाद वे फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। वहां हर जगह खून में सने जूतों के निशान दिखाई देते हैं, जो एक कमरे से निकलकर सीढ़ियों के जरिए ग्राउंड फ्लोर की ओर जाते थे। पुलिस इन निशानों को देखते हुए उस कमरे में पहुंचती है जहां से ये खौफनाक निशान शुरू हुए थे। जैसे ही पुलिस और पड़ोसी उस कमरे के अंदर कदम रखते हैं, हर किसी के होश उड़ जाते हैं। कमरे का दृश्य इतना भयानक और डरावना था कि वहां खड़े लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई खून खराबे की जगह हो। कमरे में फैली खौफनाक सच्चाई ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस जब उस कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा ऐसा था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे में 4 लोगों के शव खून से सने हुए पड़े थे। बेड पर 3 शव थे, हदीमानी परिवार के परशुराम, लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा, जबकि फर्श पर पड़ा चौथा शव था वाकले परिवार के बेटे कार्तिक का। कार्तिक, जिसकी एक दिन पहले ही सगाई हुई थी, कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाला था, लेकिन अब वह अपने ही घर में मृत पड़ा था। इन चारों के शरीर पर धारदार हथियारों के गहरे घाव और मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे थे। यह हमला बेहद बेरहमी से किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुबह तक फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया। पुलिस ने सेक्शन 396 डकैती और हत्या के तहत मामला दर्ज किया और अपनी जांच तेज कर दी। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था और उसे बाहर से किसी ने तोड़ा नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दरवाजा अंदर से ही खोला गया होगा। पुलिस ने घर के हर दरवाजे और खिड़की की बारीकी से जांच शुरू की। तभी उनकी नजर फर्स्ट फ्लोर के उस कमरे की खिड़की पर पड़ी जहां हदीमानी परिवार सो रहा था। इस खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी, सिर्फ कांच के फ्रेम लगे थे और खिड़की खुली हुई थी। यह खिड़की घर के एक साइड पर खुलती थी जहां एक जाम पतली गली ओंद थी। गली के पास एक एक्स नालामा बहता था। इस खिड़की से फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना संभव था क्योंकि वहां आईईसी की आउटर यूनिटर्न भी लगी हुई थी। पुलिस ने इस साइड की दीवार पर धूल और मिट्टी में सने जूतों के निशान पाए, जो इस बात की पुष्टि करते थे कि कातिल यहीं से घर में घुसे होंगे। नाले की जांच के दौरान पुलिस को वहां से एक चाकू मिला जो खून से सना हुआ था। यह वही हथियार हो सकता था जिसका इस्तेमाल इस बर्बर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किया गया। अब पुलिस के हाथ वह हथियार भी लग चुका था जिससे हत्या की गई थी। शुरुआती जांच में मामला लूटपाट का लग रहा था, क्योंकि आईपीसी की धारा 396 इसी प्रकार की वारदात को परिभाषित करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी ली, पूरा परिदृश्य बदल गया। घर में मौजूद सभी कीमती सामान, कैश, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं अपनी जगह पर सुरक्षित थीं।
मृत महिलाओं के शरीर पर भी गहने सुरक्षित पाए गए। इससे साफ हो गया कि यह हत्या केवल लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी। कातिलों का असली मकसद शायद इस परिवार को पूरी तरह खत्म करना था। पुलिस इस बात से उलझन में थी कि हत्यारे हादी मानी परिवार को निशाना बनाने आए थे या फिर बाकले परिवार को। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहला और क्रूर हमला हादी मानी परिवार पर किया गया था। वहीं घर के भीतर मृतक कार्तिक बाकले परिवार का सदस्य था। घर के मुखिया प्रकाश बाकले और उनकी पत्नी भय और गहरे शोक में डूबे हुए थे। रिश्तेदार और बेटा दोनों ही इस खौफनाक वारदात में अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का सारा पंचनामा तैयार कर चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए GIMS अस्पताल भिजवा दिया। यह परिवार समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित था। उनकी सादगी और सामाजिक कार्यों के लिए उनकी सराहना होती थी। आखिरकार सवाल उठता है कि इतना शांतिपूर्ण और खुशहाल परिवार किसकी दुश्मनी का शिकार हो सकता है। पुलिस ने घर के मुखिया प्रकाश बाकले से उनके परिवार और व्यवसाय से जुड़ी हर जानकारी लेनी शुरू की। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से कोई सुराग मिल जाए। जांच के दौरान पता चला कि प्रकाश ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थीं। पहली शादी 1990 के आसपास रुक्मिणी नामक महिला से हुई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 1995 में किसी अज्ञात कारण से रुक्मिणी का निधन हो गया। उस समय उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो मां के स्नेह और देखभाल से अचानक वंचित हो गए। रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने प्रकाश को दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि बच्चों को मां का प्यार मिल सके और उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। प्रकाश ने उनकी बात मान ली और 1997 में सुनंदा नामक महिला से शादी कर ली। सुनंदा से उनकी एक संतान कार्तिक का जन्म हुआ। प्रकाश की पहली पत्नी से भी कुछ बच्चे थे और दोनों शादियों से हुए सभी बच्चे एक ही छत के नीचे साथ रहते थे। खास बात यह थी कि चाहे वह प्रकाश हों या सुनंदा, दोनों ने कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को बराबर प्रेम और देखभाल दी। प्रकाश ने अपनी मेहनत से सबको अच्छी शिक्षा दी और बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकाश ने समय के साथ काफी संपत्ति और जमीन जायदाद बना ली थी। वह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे और समाज में उनका काफी मान सम्मान था। धीरे धीरे प्रकाश बाखले के बच्चे बड़े हो गए और अपने जीवन में सेटल हो चुके थे। सबसे बड़े बेटे विनायक बाखले, जो पहली पत्नी रुक्मिणी से थे, की शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी। दूसरे बेटे दत्तात्रेय बाखले की भी शादी हो गई थी। प्रकाश बाखले की पहली पत्नी से एक बेटी भी थी, जिसकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से कराई थी। दूसरी पत्नी सुनंदा से जन्मे सबसे छोटे बेटे कार्तिक बाखले की हाल ही में 17 अप्रैल 2024 को सगाई हुई थी और जल्द ही उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 18 अप्रैल की रात उनका कत्ल हो गया। इस तरह से लगभग सभी बच्चे अपने जीवन में व्यवस्थित हो चुके थे। प्रकाश बाखले ने अपनी सारी संपत्ति भी सभी बच्चों के नाम बराबर बराबर बांट दी थी। पुलिस ने 19 अप्रैल 2024 की सुबह से घर के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पड़ोसियों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई कि उन्होंने किसी संदिग्ध को आते जाते देखा हो या किसी पर शक हो। प्रकाश बाखले से भी सवाल किए गए कि क्या हाल के दिनों में परिवार में किसी तरह का विवाद या झगड़ा हुआ था। बातचीत के दौरान पता चला कि उनके दूसरे बेटे दत्तात्रेय बाखले ने बैंक और ज्वेलरी शॉप में कुछ संदिग्ध लेन देन किए थे। इस वजह से पिता पुत्र के रिश्तों में दरार आ गई थी। प्रकाश दत्तात्रेय की इन हरकतों से नाराज होकर उनसे बात करना कम कर चुके थे। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि दत्तात्रेय ने घर छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया। इस बात से पुलिस का पहला शक दत्तात्रेय बाखले पर गया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उनके कॉल रिकॉर्ड, लेन देन और गतिविधियों की गहन जांच हुई। हालांकि जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस को घर के पास लगे 2 CCTV कैमरों की फुटेज हाथ लगी। जब फुटेज को 19 अप्रैल की भोर सुबह 2 से 3 बजे के बीच के समय का विश्लेषण किया गया तो उसमें कुछ चौंकाने वाले दृश्य नजर आए। फुटेज में देखा गया कि 6 से 7 लोग समूह में घर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल ढाल सामान्य लग रही थी।
लेकिन लगभग आधे घंटे बाद जब वे वापस लौटे तो उनके हाव भाव और शरीर की भाषा पूरी तरह बदल चुकी थी। वे जल्दी जल्दी जैसे किसी गंभीर अपराध को अंजाम देकर भाग रहे हों। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले बड़े बेटे विनायक बाखले और उनके पिता प्रकाश बाखले के बीच एक विवाद हुआ था। यह विवाद खास तौर पर प्रॉपर्टी को लेकर था। इसके बाद विनायक ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और गदक शहर में कहीं और रहने लगे। सूत्रों के मुताबिक उसने पिता को गुस्से में आकर कुछ धमकियां भी दी थीं। पुलिस ने विनायक की गतिविधियों पर नजर डालनी शुरू की और उनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। विशेष रूप से पुलिस ने यह देखा कि विनायक ने पिछले कुछ दिनों में एक खास नंबर से लगातार संपर्क किया था, जिस नंबर से पहले कभी उसकी बात नहीं हुई थी। घटना से ठीक 3-4 दिन पहले इस नंबर से उसकी बातचीत काफी बढ़ गई थी और 19 अप्रैल की रात को भी इस नंबर पर विनायक की बात हो रही थी। पुलिस ने उस नंबर का पीछा किया और पता चला कि यह फिरोज काजी नामक एक व्यक्ति का था। फिरोज काजी एक बदमाश, क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति था। अब सवाल यह था कि विनायक इस तरह के व्यक्ति से क्यों बात कर रहा था और क्या यह संबंध इस हत्या से जुड़ा हो सकता है। जब पुलिस ने विनायक बाखले से सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे मामला सामने आया। विनायक, जो प्रकाश बाखले की पहली पत्नी से था, धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसे यह एहसास हुआ कि सुनंदा बाखले उसकी सौतेली मां है और कार्तिक उसका सौतेला भाई। इस बात ने विनायक को मानसिक रूप से कचोटा। उसे यह लगा कि घर में उसे लेकर अलग बर्ताव किया जा रहा था। विनायक को यह गम था कि उसके पिता उसे पहले जैसा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि सुनंदा और प्रकाश बाखले का कहना था कि उन्होंने हमेशा विनायक को सबसे अधिक प्यार दिया था क्योंकि वह घर का सबसे बड़ा बेटा था। वे यह कहते थे कि उन्होंने कभी भी बच्चों के बीच भेदभाव नहीं किया और सभी की ख्वाहिशें पूरी की थीं। लेकिन विनायक के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि सुनंदा उसकी सौतेली मां है और कार्तिक उसका सौतेला भाई है। विनायक बाखले ने अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग की थी, लेकिन जब पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बच्चों में बांट दी तो विनायक को यह बिल्कुल नहीं पसंद आया। सबसे ज्यादा उसे यह खलने लगा कि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कार्तिक को भी मिल गया था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। विनायक का मानना था कि कार्तिक को कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन विनायक ने अपनी हिस्सेदारी मिलने के बाद कुछ संपत्तियां बेचनी शुरू कर दीं। उसने 3 प्रॉपर्टी भी बेच दी, लेकिन यह सब उसने पिता से बिना बताए किया था। जब पिता को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विनायक को यह चेतावनी दी कि उसे अपनी विरासत की जमीन नहीं बेचनी चाहिए और उसे अपने दम पर काम करने की सलाह दी। इस घटना के बाद घर में झगड़ा और भी बढ़ गया। विनायक ने अपने परिवार को लेकर घर छोड़ दिया और कहीं और रहने चला गया। अब इसके मन में नफरत का गुब्बार सजा हुआ था। नफरत अपने पिता प्रकाश से, सौतेली मां सुनंदा से और सौतेले भाई कार्तिक से। विनायक का मन अब बदला लेने और लालच से भरा हुआ था। वह सोचने लगा कि यदि तीनों को खत्म कर दिया जाए तो कार्तिक की प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी और वह जो चाहे कर सकेगा। इस गहरी सोच के साथ उसने इलाके के एक दबंग और क्रिमिनल माइंडेड आदमी फिरोज काजी से संपर्क किया। फिरोज काजी, जो एक कार ब्रोकर था, ने विनायक की सुपारी को स्वीकार किया और इस हत्याकांड की डील 55 लाख में फिक्स हो गई। विनायक बाखले ने फिरोज काजी को यह निर्देश दिया था कि घटना को इस तरह अंजाम दिया जाए कि यह लूटपाट का मामला लगे। उसने फिरोज को घर के सारे पैसे, गहने और कीमती सामान चुराने के बारे में भी बताया और निर्देश दिया कि सब कुछ लूटने के बाद यह उनके इनाम के रूप में माना जाएगा। 14 अप्रैल के आसपास विनायक फिरोज के पास गया था और उसे बताया कि घर में 3 लोग होंगे जो फर्स्ट फ्लोर पर सोते हैं। उसे यह आदेश दिया कि रात के समय जाकर उन तीनों को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद फिरोज ने विनायक से पूरी जानकारी ली, जैसे कि पैसे और गहने कहाँ रखे गए हैं। इसके बाद फिरोज ने अपने साथी जिशान से संपर्क किया और इस काम के लिए उसे भी शामिल किया।
दोनों ने विनायक से 10 लाख रुपए एडवांस मांगे, जिन्हें विनायक ने इंतजाम करके दे भी दिए। अब फिरोज और जिशान को यह एहसास हुआ कि अकेले यह काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के मिर्ज से और अपने दोस्तों को बुलाया। मिरज से महेश, जगन्नाथ सलके, सोहेल, अशफाक काजी, साहिल काजी, सुल्तान जिलानी, शेख और वहीद लियाकत, कुल 7 लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गदक आ पहुंचे थे। घटना की तारीख 18 अप्रैल तय हुई थी, लेकिन इससे पहले 2-3 दिन तक इन लोगों ने घर की पूरी रेकी की ताकि यह पता लग सके कि अंदर कैसे घुसेंगे और तीनों को कैसे खत्म किया जाएगा। हालांकि विनायक ने घर से कुछ दिनों तक दूरी बनाई थी, इसीलिए उसे घर की स्थिति और माहौल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई हुई थी और घर में कई मेहमान आए हुए थे। सगाई के बाद सभी लोग वापस जाने लगे। इन मेहमानों में हादी मानी परिवार भी था, जो कर्नाटक के कोपल से आए थे। 18 अप्रैल की शाम को हादी मानी परिवार की गदक से कोपल की ट्रेन थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण उनकी ट्रेन छूट गई। 18 अप्रैल की रात विनायक बाखले ने फिरोज काजी को कॉल करके कहा कि वह अब हमला कर सकते हैं। रात करीब 2 बजे फिरोज और उसके साथी गाड़ी से बाखले परिवार के घर पहुंचे। घर की एक साइड में एक पतली गली थी, जहां से वे ऐसी यूनिट के सहारे ऊपर चढ़े और खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुए। उस कमरे में हादी मानी परिवार सो रहा था। जब हादी मानी परिवार को आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुली और वे चीखने लगे, लेकिन बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वे समझ रहे थे कि 3 लोगों को मारने के बाद उनका काम पूरा हो जाएगा और अब निकल जाएंगे। तभी आवाज सुनकर कार्तिक बाखले जाग गया और फर्स्ट फ्लोर के कमरे में गया। बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद बदमाशों को ग्राउंड फ्लोर से आवाज सुनाई दी। जब वे नीचे आए और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा कि प्रकाश और सुनंदा बाखले दरवाजा लॉक किए हुए थे। बदमाशों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान प्रकाश और सुनंदा चीखते हुए मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाने लगे। यह सुनकर बदमाश डर गए और उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है। 3 लोगों को मार डाला। वे यहां से भागने लगे और चाकू को गटर में फेंक दिया। विनायक ने फिरोज को किसी भी फोटो के बारे में नहीं बताया था कि किसे मारना है, क्योंकि वह जानता था कि घर में सिर्फ 3 लोग हैं, उसके पिता, सौतेली मां और सौतेला भाई। फिरोज ने भी कोई फोटो नहीं मांगा था, लेकिन विनायक ने यह नहीं सोचा था कि घर में रिश्तेदार होंगे और वे फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे होंगे। किसी और का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और कत्ल किसी और का हुआ। हादी मानी परिवार, जो कर्नाटक से आए थे, कि ट्रेन 18 अप्रैल को ट्रैफिक की वजह से छूट गई और उन्हें रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा। इस अप्रत्याशित घटना से विनायक के परिवार को गहरा झटका लगा, क्योंकि विनायक ने ही अपनी ही फैमिली को खत्म करने की सुपारी दी थी। पुलिस ने 22 अप्रैल तक केस का खुलासा कर लिया। कर्नाटक पुलिस ने महाराष्ट्र, गोवा और गदक से सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वह गाड़ी भी जब्त कर ली जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने किया था। हत्या में इस्तेमाल किया गया वेपन भी बरामद कर लिया गया। सभी अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह प्रॉपर्टी के लालच और गलत फहमी के कारण 4 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन 2 लोगों की जान बच गई। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।